हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने साथ आपका अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं रेडियो एक्टिविटी है क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये क्या है, हमने बनाया है एक परमाणु, और ये जो परमाणु है इसके बीच में जो प्लस लिखा है इसे कहते हैं नाभिक। तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो एक नाभिक की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया होती है नाभिकीय प्रक्रिया है। नाभिक में क्या होता है आप जानते हैं, प्रोटॉन होता है और होता है न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो कक्षा है इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट है इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं और फिर समझते हैं क्या होता है। तो ऐसा परमाणु, यानी ऐसा परमाणु को हम लिखते हैं, ऐसा परमाणु जिसके नाभिक से स्वतः, स्वतः माने होता है अपने आप। तो ये कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान में रखना है कि रेडियो एक्टिविटी में जो नाभिक होता है वो स्वतः यानी अपने आप। तो ऐसा परमाणु जिसके नाभिक से स्वतः ही विकिरणों का, यानी इससे विकिरण निकला करती हैं, विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि मान लो ये कोई परमाणु है और इससे क्या हो, अपने आप इस नाभिक से विकिरण निकले। अब जब नाभिक से विकिरण निकलेगी तो आपको पता है कि नाभिक जो विकिरण निकलेगा तो इसमें जो कुछ है वही चीज तो निकलेगी। तो नाभिक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्षय होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक विघटित होता जाएगा। अब लेकिन अपने आप जो नाभिक विघटित होगा तो क्या सभी परमाणु जो होते हैं वो नाभिक विघटित करते हैं अपना, यानी अपने आप उनका नाभिक विघटित होता है। क्या सब में एक्टिविटी की प्रक्रिया पाई जाती है? तो ये परमाणु जो है, ये परमाणु की प्रक्रिया जो होती है, ये नाभिक की जो प्रक्रिया है, ये सब में नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के परमाणु होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का मतलब होता है अस्थायी, उन्हीं में ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये प्रक्रिया पाई जाएगी किसमें, आप लिख सकते हैं अस्थायी परमाणु में। तो कैसा परमाणु होना चाहिए, अस्थायी परमाणु होगा, तब ही इससे नाभिक से क्या निकलेंगी, किरणें निकलेंगी। वो किरणें निकलती हैं तीन तरह की, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। वो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ये तीन तरह की निकलती हैं, लेकिन एक टाइम में, एक समय, एक साथ, या तो अल्फा और ले सकते हैं बीटा निकलेगा, अल्फा और बीटा दोनों में से एक निकलेगा, और फिर इसके साथ में, तथा इसके साथ में क्या निकलेगा, गामा निकलेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तीनों एक साथ नहीं निकलेंगी, अल्फा या तो बीटा या उसके साथ में गामा। तो अल्फा निकलेगा, गामा निकल सकता है, बीटा और गामा, अल्फा और बीटा दोनों में से एक समय में एक ही निकलेगा। ये होती है क्रियाएं। कौन सी क्रिया, रेडियो एक्टिविटी की। और जो रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने खोजा था, तो एक वैज्ञानिक है, फ्रांस के वैज्ञानिक है, उनका नाम है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने एक तत्व देख उनके पास था प्रयोगशाला में, इसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 92, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 238। इसके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, और वो प्लेट जो थी अपने आप क्या पड़ गई, काली पड़ गई। काली पड़ने से, क्योंकि ये जो किरणें निकलती हैं, आप अभी इनके गुण जब जानेंगे, अल्फा के, बीटा के और गामा के, तो इन सब के गुण क्या होते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो वो यूरेनियम के पास में रखी जो प्लेट थी वो कैसी हो गई, वो काली पड़ गई। तो इससे पता चला कि जो परमाणु है, ये परमाणु यूरेनियम वाला, वो क्या करता है, अपने आप किरणें विसर्जित करता है। तो ये जो किरणें विसर्जित कर रहा है उसको पाया गया कि उसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि उसका नाभिक अपने आप क्षय हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इन किरणों को नाम दिया बेकुरल किरणें, यानी अपने ही नाम पर उसे बेकुरल किरणें कहा गया। लेकिन बाद में इसको, इस कॉन्सेप्ट को जो रदरफोर्ड थे 1902 में किसने, रदरफोर्ड ने इनको अल्फा, बीटा और गामा, इन किरणों को नाम दिया। हम लोग जानेंगे अल्फा, बीटा, गामा किरणें जो होती हैं वो किस तरह की होती है, इनका बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा से आगे। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लें, जो बताया है वो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब देखें, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है
क्या कि अस्थाई परमाणु है, उसी से ही किरणें निकलेंगी, अस्थाई परमाणु से नहीं निकलेंगी। जैसे कि लोहा है, लोहा से नहीं निकलती, लोहा एक तत्व होता है Fe, उससे नहीं निकलेंगी। अब यहां पर देखें, ऐसा परमाणु होगा, ये परमाणु कैसा होना चाहिए, भारी परमाणु होना चाहिए, रेडियो एक्टिव होगा लेकिन परमाणु कैसा होगा, भारी परमाणु। और अस्थाई परमाणु होगा, अस्थाई होगा और भारी होगा तभी वो अस्थाई होगा। अभी होने का मतलब है क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा द्रव्यमान होगा, तो इस तरह से इसके प्रोटॉन में और न्यूट्रॉनों की संख्या में ज्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में ज्यादा अंतर होगा तभी वो तत्व जो होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव। अब आप परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर जब जाते हैं तो परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर जितने भी तत्व आपको मिलेंगे वो सब यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इस तरह से जो तत्व हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव। तो आप लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक कितने, 80 के ऊपर, ये ऊपर चिन्ह लगा सकते हैं आप, ऊपर जितने हैं वो क्या है, वो तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव, यानी उनसे अपने आप किरणों का उत्सर्जन होता है। और वो किरणें होती हैं 3 तरीके की, अल्फा, बीटा और गामा। हम लोग जानते हैं इनके गुण क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा निकलती कैसे हैं और ये क्या होता है, आइए पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। तो आप ये चीज है इसको आप नोट कर सकते हो। तो अगर पूछ लिया जाए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक से अगर अपने आप किरणें निकलें तो हम कह सकते हैं कि वो नाभिक अपने आप जब किरणें दे रहा है, किरणें निकल रही हैं, तो वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, वो अस्थाई नहीं है, उससे लगातार विघटन हो रहा है और उसका नाभिक जो है वो कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि उसी नाभिक से ही निकलती है। तो हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय प्रक्रिया होती है। और फिर इससे 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एक टाइम में अल्फा या तो बीटा, दोनों में से एक, और प्लस उसके साथ में गामा, ये उत्सर्जन होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखें। तो आइए हम लोग देखते हैं अल्फा इमिशन। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। तो अल्फा कण का उत्सर्जन, कण बोल दे या किरण बोल दे आप, कण का उत्सर्जन होगा, ये क्या है, ये कैसे होगा, ठीक। तो अल्फा कण का उत्सर्जन, तो कोई भी परमाणु है उससे अल्फा कण निकलेगा, तो अल्फा कण का हम लोग बिहेवियर जाने वो किस तरह का होता है। तो भैया जो अल्फा कण होता है ये, इस पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये उसमें पाए जाते हैं। यानी अल्फा कण जो होता है वो 2 प्रोटॉन वाला होता है और 2 न्यूट्रॉन वाला होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये 2 है और प्रोटॉन जो है वो है 2। अब प्रोटॉन जो 2 होता है ये होता है जेड के बराबर, और जेड को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी जेड हो गया कितना, 2। और जो न्यूट्रॉन होता है वो हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं ए माइनस जेड से, ये होता है एन। तो आपको जेड पता है, जेड आ गया 2, ठीक है। ए नहीं पता है, माइनस लगा दो, और जो लिखा है बराबर एन पता है, एन आ गया है 2, एन न्यूट्रॉन है। तो अब ये 2 उधर चला जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा कितना, 4। और ए होता है क्या, ये होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं ए से। तो जो द्रव्यमान संख्या ए हुई वो हो गई 4। इसका मतलब है कि कोई भी परमाणु से अगर अल्फा कण निकलेगा तो प्रोटॉनों की संख्या में 2 की कमी आएगी, यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या होती है 2 और ए कितना रहा है 4, तो उसके परमाणु भार में या कह सकते द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड और ए हो गया 4, ये होता है कौन सा, अल्फा नाभिक। और ये जो अल्फा कण निकल रहा है या नाभिक से निकल रहा है ये किस तरह से निकल रहा है, हम लोग एक परमाणु देखते हैं हीलियम का। हीलियम का भी सेम ऐसे होता है, 2 परमाणु क्रमांक होता है यानी जेड और 4 उसका होता है क्या, द्रव्यमान संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा कण होता है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अल्फा कण किसके बराबर होता है, तो वो हीलियम के नाभिक के बराबर अल्फा कण पाया जाता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट जो है ये नोट कर लें। तो सबसे पहला गुण है अल्फा कण जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और साथ साथ में अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के सदृश होता है, बराबर होता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। फिर एक चीज और, अल्फा कण जो होता है
उस पर क्या चार्ज होता है, क्या ये उदासीन होता है या इस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, वो किस तरह का चार्ज होता है, इसको मिटा करके आपको बताते हैं। अब देखें, अल्फा कण पर 2 इकाई चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ये आपको लिखना है। इस पर कितना होता है, +2 का चार्ज पाया जाता है। अब ये जो +2 का चार्ज है, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा कैसे, हाइड्रोजन को अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इसका द्रव्यमान संख्या होती है। अगर न्यूट्रॉनों की बात करें इसके, तो A-Z बराबर N होता है। अब A हो गया 1 और Z हो गया नीचे वाला 1 बराबर N, तो N हो जाएगा 0, क्योंकि एक में से एक चला जाएगा। अब ये कहां से नई बात आ गई, क्योंकि जो ऊपर होता है वो द्रव्यमान संख्या लिखी होती है, नीचे होता है वो Z परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला होता है A, यहाँ वाला होता है Z, यानी Z होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या। जैसे कि ये कोई मान लो X क्या है, ये एक है परमाणु, कोई तत्व है, और यहाँ पर जो लिखा जाएगा N, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोई नंबर Z ही दर्शा देते हैं, मान लो Z लिख दिया तो Z हो गया परमाणु क्रमांक, ऊपर लिख दिया A हो गया द्रव्यमान संख्या। और इसका क्या निकालना है, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन हम लिखते हैं A माइनस Z जो है वो प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, आप इतना ध्यान रखें। तो ये चीज यहां से आती है, कोई परमाणु दिया गया है, द्रव्यमान संख्या और Z यानी परमाणु क्रमांक दिया जाए तो आप आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन। ओके, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर क्या होता है कि हाइड्रोजन का हम बता रहे थे, अब ये चीज आप सबको समझ में आ गई क्योंकि बेसिक है, बेसिक समझना जरूरी है। अब देखिए हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन हो गया, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन हुआ एक, तो एक प्रोटॉन हो जाएगा, तो हम लिखते हैं कि इस पर हाइड्रोजन पर हुआ एक प्रोटॉन। अब वो एक प्रोटॉन का मतलब होता है इस पर एक प्लस चार्ज हुआ, और इस पर कितना चार्ज हुआ, 2 चार्ज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पर प्रोटॉनों के कितना चार्ज होता है, डबल चार्ज होता है, यानी ये 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फा कण पर क्या होता है, सबसे पहले तो चार्ज 2+ होता है, लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन की तुलना पर इस पर 2 गुना चार्ज पाया जाता है, और ये जो होता है प्रोटॉन का, ये होता है 4 गुना, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4 गुना भारी होता है, चार्ज हो जाएगा कितना, 2 गुना प्रोटॉन का, लेकिन प्रोटॉन का अगर बोला जाए द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान इसका हो जाएगा 4 गुना। ये 4 गुना कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसका ये 4 है, ओके, और हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन है तो इस पर 1 है, तो आप देखें इस पर 1 है और यहाँ पर ये 4 है, तो इसका द्रव्यमान सीधे कितना है, 4 गुना भारी, ये हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग आइए बढ़ते हैं थोड़ा से आगे और इसके और गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला गुण आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ताकि आप समझ जाए, तो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है He2+, ये 4+ के बराबर होता है, ये बराबर होगा अल्फा कण के, ये अल्फा कण यानी हीलियम के नाभिक के बराबर होगा। दूसरा होगा इस पर चार्ज जो होगा वो चार्ज पाया जाता है कितना, ये हो जाएगा 2+ यानी 2 इकाई चार्ज पाया जाता है। अब देखो 2 इकाई जब चार्ज पाया जाता है तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अगर इसको किसी गैस में रखा जाए या गैस से रख तो सकते नहीं है इसको, गैस से इसको गुजार दो, गैस है और गैस से इसको गुजारोगे तो क्या करेगा, ये गैसों को आयनित कर देता है, तो गैस क्या करेगा, गैस को चार्ज दे देगा ये, तो गैसों को क्या कर देता है, आयनित कर देता है, आयनित करने का गुण पाया जाता है। अल्फा कण में आयनित करने का गुण होता है, किसको, गैस को, तो ये गैस को क्या कर सकता है, आयनित कर सकता है। तो गैसों को आयनित करने का गुण किसमें पाया जाता है, अल्फा कण में। अब अल्फा कण में क्यों ये गुण पाया जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा चार्ज होता है, इस पर सबसे ज्यादा तीनों कण में अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा चार्ज इसी पर पाया जाता है। अब देखो ये चार्ज भी होता है और ये भारी भी होता है, और भारी होने के कारण क्या करता है, ये ज्यादा तेज भाग नहीं पाता है, तो कोई चीजें ज्यादा भारी होगी तो भाग पाएगी नहीं, तो इसकी जो गति होती है वो गति जो होगी वो अल्फा बीटा और गामा लगभग अप्रॉक्स 10⁷ इसके आसपास होती है, नहीं 10⁷ है तो बहुत बड़ी, लेकिन अल्फा जो है वो बीटा और गामा की तुलना में बहुत स्लो चलता है, उसकी तुलना की जाएगी तब, क्योंकि जो गामा होता है और जो बीटा होता है वो लगभग प्रकाश की चाल के बराबर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है
उससे बहुत कम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी गति स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये भारी कण होता है। और साथ साथ में एक चीज और देखें, ये इसकी जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता मतलब होता है कोई आप प्लेट रखें, कोई धातु की प्लेट, और इसको ये चीर करके इस तरफ निकल जाए, तो ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है और भेदन क्षमता होती है, लेकिन गामा की तुलना में और बीटा की तुलना में कम पाई जाती है, भेदन क्षमता कम होती है। तो आप ये सारे गुण इसके याद रखेंगे, इसकी भेदन क्षमता, इसमें जो एनर्जी होती है कौन सी गति वाली, वो भी थोड़ा उससे कम होती है। और एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम लोग देख लें कि जो अल्फा कण होते हैं, ये बिटा रहे हैं, आयनिक गुण तो पाया जाता है, चाल इसकी क्या होती है, बहुत ही इन दोनों की तुलना में, बीटा और गामा की तुलना में कम होती है। साथ साथ में यहां पर आयनिक लिखते हैं, इसमें एक गुण पाया जाता है, ये इस पर चार्ज होता है, आपको पता, अभी बताया मैंने, चार्ज होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र रख दोगे, आप विद्युत क्षेत्र रखोगे या फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र रखोगे, दोनों क्षेत्र में या तो चुंबकीय क्षेत्र रखा या तो विद्युत क्षेत्र रखा, तो दोनों में ये विक्षेपित हो जाएगा, मतलब इधर उधर मुड़ सकता है। अगर प्लस और माइनस इसको मिला तो ये प्लस चार्ज होता है तो माइनस की ओर झुक जाएगा। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। ये गुण आपको बीटा अल्फा के याद रखने। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं बीटा वाले गुण। बीटा वाले क्या है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं और बीटा के गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्फा कण का उत्सर्जन आप समझ गए, और आप पढ़ते हैं बीटा का उत्सर्जन। तो बीटा का जो उत्सर्जन होगा वो कहां से होगा, वो भी नाभिक से होगा। लेकिन आपको पता है नाभिक से अल्फा बीटा साथ साथ में नहीं निकलते हैं, निकलेंगे कब, थोड़ा से लेट में, या फिर मतलब साथ नहीं निकलेंगे, बस ऐसा ही हो जाएगा। ये एक समय अगर अल्फा निकल रहा है तो बीटा नहीं निकलेगा, और बीटा निकल रहा है तो अल्फा नहीं निकलेगा, गामा दोनों के साथ में निकल सकता है। अब यहां पर देखें, जो बीटा होता है वो फास्ट मूविंग, मतलब तेज चलने वाले, तेज चलने वाले क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे जानते हो आप निगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा पर भी चार्ज की बात की जाए, बीटा पर किसकी बात की जाए, चार्ज की, तो बीटा पर भी निगेटिव चार्ज होता है। क्या कैसा चार्ज होगा, चार्ज होगा निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज होगा। और जितना चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही चार्ज पाया जाएगा किस पर, बीटा पर। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब अगर गति की बात की जाए कि इसकी गति कितनी होती है और भेदन क्षमता क्या होती है, तो ये जो है गति में क्या होगा, जो अल्फा होता है, अल्फा कण से गति इसकी तेज होती है। अल्फा कण की अगर तुलना की जाए तो इसकी गति क्या होगी, तेज होती है। अब जब गति तेज होगी तो क्या होगा, और अल्फा कण से ये हल्का भी होता है, जब हल्का होगा गति तेज होगी, और तो फिर इसकी भेदन क्षमता भी उससे तेज होगी। तो इसकी जो भेदन क्षमता होती है, मतलब इस चीज को भेदने की क्षमता, भेदन क्षमता, ये भी हो जाती है उसकी ज्यादा, ये बढ़ जाती है। किसी भी बीटा कण की जो भेदन क्षमता होती है अल्फा कण से ज्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी। आप यहां से इसको कह सकते हैं कि ये एकदम क्या है, तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन ही इस पर चार्ज पाया जाता है। और अगर इसको हम लोग, इस पर माइनस चार्ज पाया जाएगा, निगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में, इन दोनों के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, ये विक्षेपित होने वाला है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इसके दो गुण हुए। अब तीसरा वाला जो है, अब इसको मिटा रहे हैं, तीसरा वाला डाल रहे हैं यहाँ पर गामा। तो गामा जो है वो सबसे तेज चलने वाला है। अब सबसे तेज क्यों चलता है, क्योंकि उसमें उतना भारीपन नहीं होता, वो भारहीन होता है, मतलब उस पर ना भार होता है ना चार्ज होता है। तो गामा, तो ये है भारहीन, यहां पर लिख दें भारहीन, या कह सकते हो द्रव्यमानहीन, इसमें द्रव्यमान नहीं होता, भारहीन तथा आवेशहीन होता है। आप भी लिख लें भारहीन और आवेशहीन क्या होता है, गामा। और जब ये भार और आवेशहीन होता है तो बहुत तेज चलता है। इसकी गति जो होती है, गति ये होती है वेरी फास्ट यानी बहुत तेज होती है। और जब गति तेज होगी और आवेश नहीं होगा, तो आप चाहे विद्युत क्षेत्र रखें और चाहे चुंबकीय क्षेत्र रखें,
दोनों में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सीधा निकल जाता है। तो ये जो है ये विक्षेपित नहीं होता है। विद्युत या तो चुंबकीय कोई भी क्षेत्र रखें आप, उसमें क्या होगा, ये विक्षेपित नहीं होने वाला है, विक्षेपित नहीं होता है। और अगर इसकी भेदन क्षमता की बात की जाए, मतलब किसी चीज को भेद सकता है कि नहीं, तो ये क्या करता है, इसकी भेदन क्षमता बहुत तेज होती है, क्योंकि गति बहुत तेज होती है, किसी चीज को भी ये आसानी से भेद सकता है। ये खासकर अगर आप मोटी चादर, अगर लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास अगर मोटी चादर है तो उसको, और वो चादर होनी चाहिए लोहे की, मान लो एफी की चादर है, लोहे की चादर है और 70 सेंटीमीटर मोटी है, फिर भी उसको भेद करके ये निकल सकता है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होती है, भेदन क्षमता पाई जाती है, यानी बहुत तेज चलने वाला ये कण होता है। तो ये सब इसके गुण है। अगर आपको हम इसको एक शॉर्ट में दिखाना चाहें कि किस तरह से इसको आप नाभिक से दर्शा सकते हैं, तो इसको ये मिटा रहे हैं, आगे आप समझ सकते हैं। कण का उत्सर्जन, तो कण का उत्सर्जन कौन हो सकते हैं, अल्फा हो सकता है, हम लिखते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हो जाएगा गामा, इसका उत्सर्जन। ये मान लो है नाभिक, ये हो गया नाभिक, और ये नाभिक, इस नाभिक से हमने इधर रख दिया एक प्लेट, रख दिया प्लस वाली, और इधर रख दिया एक प्लेट माइनस वाली, यह माइनस वाली प्लेट, मतलब हमने क्षेत्र बना दिया, आप चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र इसको समझ सकते हैं। और फिर ये निकली क्या, अब आप तो सीधे जो गई है वो कौन सी होगी, वो होगी गामा, क्योंकि गामा किसी और विक्षेपित नहीं होती है। और फिर ये कौन सी, और ये कौन सी, अब देखो ये थोड़ा सा बाद में विक्षेपित हुई है, ये थोड़ा पहले विक्षेपित होगी, जो पहले विक्षेपित होगा, अब यहाँ पर ये हमने गलत कर दिया, थोड़ा से इसको थोड़ा सा ऊपर विक्षेपित करना है, और ये थोड़ा सा पहले विक्षेपित करना है, क्यों, क्योंकि ये माइनस की ओर विक्षेपित हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है प्लस वाला होगा, प्लस वाला अल्फा होता है, और प्लस की ओर विक्षेपित हो रहा है तो ये गामा बीटा होगा, क्योंकि बीटा पर माइनस होता है, ये पता है आपको, और इस पर प्लस होता है। अब एक चीज और देखें, पहले विक्षेपित क्यों हुई, क्योंकि इसकी चाल जो है वो स्लो होती है, और तो ये पहले विक्षेपित हो जाएगी। अब ये माइनस की ओर क्यों आई, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए थोड़ा तेज चलती है, इसलिए बाद में विक्षेपित होगी। तो आप इस तरह से इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा से इसके बारे में नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।